हम सभी हृदय से इस पूरी टीम का जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत कुछ सीखना इस जीवन में शेष है। आज जो कुछ भी इस मंच के माध्यम से, इस बैनर के माध्यम से, इस टीम के माध्यम से हमें जो कुछ संदेश मिलेगा, आप उसे ध्यानपूर्वक समझें। मैं इस पूरी टीम का, आदरणीय सर का, महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि आगे हमारे विद्यार्थियों को आपने जिस उद्देश्य से इस बैनर के तले हमें जो कुछ समझाना चाहते हैं, कृपया आप आगे हमें समझाएं और बताएं। आदरणीय सर। थैंक्स सर। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो माँ भारती के उद्घोष के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! धन्यवाद स्टूडेंट्स। मैं इंस्पेक्टर श्रीनिवास मीणा, NDRF बनारस से, और आज आपके बीच हम एक टीम लेकर आए हैं भोपाल से, जो डिजास्टर के रिगार्डिंग आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स हमारी टीम आपको डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से बताएगी जो आपके दैनिक जीवन में प्रयोग आ सकते हैं। आप किसी का जीवन उन टिप्स के माध्यम से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें डिजास्टर होता क्या है। डिजास्टर चाहे नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, डिजास्टर में क्या होता है, मानव की क्षति होती है, प्रॉपर्टी की क्षति होती है, और एक देश की जो इकोनॉमी है उसको डिजास्टर पूरी तरह से डामाडोल कर देता है। तो हमारे देश की यदि हम बात करें तो बहुत सारे डिजास्टर्स हमारा देश झेल चुका है। जैसा कि आप सभी लोग अवेयर होंगे, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस कांड आप सभी को अच्छी तरीके से याद होगा, जिसमें 8 से 10 हज़ार लोगों का नुकसान झेला गया, और जो लोग उस गैस कांड में जीवित बच गए वो उसका रिजल्ट आज भी भुगत रहे हैं। उन पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे डिजास्टर्स हमारे देश ने देखे हैं। और जैसे कि हम बात करेंगे लाथुर अर्थक्वेक 1993 में आया, उसमें भी बहुत सारे मैन का नुकसान हुआ। उड़ीसा सुपर साइक्लोन 1999 में आया। गुजरात अर्थक्वेक 2001 आपको अच्छी तरीके से याद होगा। सुनामी 2004। इस प्रकार के बहुत सारे डिजास्टर्स हैं जिनको हमारे देश ने झेला है। और जब 2005 में लगा कि अब बहुत हो चुका है डिजास्टर पर हमें एक ऐसी पॉलिसी या नीति बनानी होगी कि जिससे डिजास्टर से उबर सकें, या फिर डिजास्टर आने से पहले लोगों को उस डिजास्टर के बारे में अवेयर किया जा सके। 2005 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया गया, डिजास्टर एक्ट, और NDMA का गठन किया गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया। इसी क्रम में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को एक ऐसी संस्था की ज़रूरत थी, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी जो स्पेशली नेशनल स्तर पर काम कर सके। और इसी क्रम में 2008 में NDRF का गठन किया गया। NDRF नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, यानी ऑल इंडिया में कहीं भी यदि किसी भी प्रकार का डिजास्टर होगा, चाहे वो रेल एक्सीडेंट है, चाहे वो भूकंप है, चाहे वो बाढ़ है, चाहे सुनामी है, तूफान, एनी टाइप ऑफ डिजास्टर के लिए एक फोर्स तैयार की गई। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि NDRF में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं किया जाता है। NDRF की भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें डेपुटेशन पर अदर फोर्सेस से लोगों को 7 या 10 ईयर के डेपुटेशन पर लिया जाता है, जिनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है डिजास्टर के रिगार्डिंग। और ट्रेनिंग देने के बाद में हर प्रकार के फील्ड में, चाहे वो केमिकल का हो, CBRN का हो, या फिर फ्लड का हो, हर प्रकार के प्रत्येक रेस्क्यूअर को एक स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है। और ट्रेनिंग के बाद में हम 2 प्रकार की ड्यूटी का निर्वहन करते हैं। एक तो डिजास्टर के दौरान हमारा ड्यूटी होती है लोगों को रेस्क्यू करने का। उसके अलावा जो पीस टाइम है, जब डिजास्टर नहीं होता है, तो हम
लोगों को, कम्युनिटी को, स्टूडेंट्स को अवेयर करने का प्रोग्राम करते हैं। जैसे कि अभी हम आपके ज़िले में एक वीक के प्रोग्राम के लिए आए हुए हैं। कल हमने उत्कृष्ट माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को एक प्रोग्राम दिया था, जिसमें स्कूल सेफ्टी का प्रोग्राम था कि किस प्रकार से यदि भूकंप आ जाए तो स्कूल की बिल्डिंग से किस प्रकार से बच्चे अपने आप को बचा सकें और अपने साथियों को बचा सकें। तो इस प्रकार के बहुत सारे टिप्स हैं जो वैल्यूएबल हैं आपकी लाइफ में भी। जैसे कि हम बात करें, अभी मैम से बात हो रही थी कि हार्ट अटैक की इंसिडेंट आपके कॉलेज में भी हुआ है। यदि हार्ट अटैक के टाइम पर आप उपस्थित हैं और आपको जानकारी है सीपीआर अप्लाई करने की, सीपीआर किस प्रकार से दिया जाता है, कब दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, तो आप किसी का जीवन बचा सकते हैं। हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक की हम बात करें तो आज के दैनिक जीवन में हमें देखने को मिल रहा है कि हर तरह के लाइफ ऑफ स्टेज पर हार्ट अटैक आ रहे हैं। छोटे से छोटी उम्र में भी हार्ट अटैक की घटनाएं देखी जा रही हैं। वृद्धावस्था में तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हो ही रहे हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम किसी का जीवन बचा सकते हैं, किसी दूसरों का नहीं तो हम अपनों का जीवन भी बचा सकते हैं, क्योंकि किसी के भी घर या परिवार या समाज में भी ये इंसिडेंट हो सकता है। तो छात्रों से मेरा अनुरोध है कि जब भी सीपीआर का प्रोसेस आपको बताया जाएगा, आप ध्यानपूर्वक देखें, सीखें और यदि लाइफ में आपको कभी मौका मिले किसी का जीवन बचाने का तो उससे पीछे ना रहें और उसका जीवन अवश्य बचाएं। जैसे कि हम बात कर रहे थे भोपाल केमिकल इंसिडेंट की, जिसमें लगभग यदि फिगर के अनुसार हम बात करें तो 3 से 4 हज़ार का कैजुअल्टी हुआ था। लातूर अर्थक्वेक में लगभग 22,000 लोगों ने अपना जीवन खोया था। उड़ीसा सुपर साइक्लोन में 7,600 लोगों ने का कैजुअल्टी हुआ था। गुजरात अर्थक्वेक में लगभग 20,000 लोगों का कैजुअल्टी हुआ था। सुनामी 2004 में 10,500 लोगों का कैजुअल्टी हुआ था। और खिलाड़िया अर्थक्वेक में भी बहुत सारी जानें गई हैं। तो ये प्रति एवरी ईयर हमको देखने को मिलता है कि हिंदुस्तान में कहीं ना कुछ डिजास्टर और अभी तो और आगे ज़्यादा इसके बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ कहीं केमिकल इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, उनमें बहुत सारी जहरीली केमिकल्स के साथ में काम किया जाता है, क्योंकि वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन उसका हम दूसरा नेगेटिव रूप देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी के लिए भी नुकसानदायक है। एनडीआरएफ की हम बात कर रहे थे तो 2008 में जब एनडीआरएफ को गठित किया गया तो इसमें इसकी 8 बटालियंस थी जो पूरे हिंदुस्तान को कवर कर रही थी। आज की परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो एनडीआरएफ की 16 बटालियंस हैं और एक बटालियंस में 1000 से 1100 लोग होते हैं और टोटल 16 यूनिट्स हैं जो हिंदुस्तान को कवर कर रही हैं, जिसमें हमारा यूनिट हेडक्वार्टर वाराणसी यूपी में है और हमारा यूनिट 2 स्टेट को कवर करता है, जिसमें एमपी और यूपी दोनों आते हैं। भोपाल में हमारा एक कंपनी डिप्लॉय रहता है, एवरी टाइम अलर्ट मोड में रहता है कि एमपी में जब भी कोई इंसिडेंट होगा तो भोपाल से हमारा टीम मार्च करता है उस स्थान के लिए, इंसिडेंट प्लेस के लिए। और ये हमारा हमेशा अलर्ट मोड में इसलिए रहते हैं कि कभी भी इंसिडेंट होने से हमको जब सूचना मिलता है तो उसके 15 से 20 मिनट में हमारा टीम वहाँ से घटना स्थल के लिए रवाना हो जाता है। अभी आपने देखा होगा भोपाल के पास जो अभी एक बोरवेल का इंसिडेंट हुआ था बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, उसमें एक 8 ईयर का बच्चा बोरवेल में फंसा था, जिससे जो मालिक था बोरवेल का उसी का बच्चा 8 ईयर का बच्चा बोरवेल में फंस गया, लगभग 50 से 55 फीट के नीचे गहराई पर। बोरवेल में पानी था, अभी नया ट्यूबवेल उसने लगवाया था, उसमें ना कोई पाइप था ना कोई सिस्टम था। तो उस बच्चे को लाइव रेस्क्यू नहीं कर पाए, क्योंकि 4 दिन के बाद में उस बच्चे को रेस्क्यू कर पाए। बोरवेल से सीधा उसमें पानी होने की वजह से बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाया था, तो उसको उसके साइड से सुरंग खोदा गया और सुरंग के माध्यम से फिर उस बच्चे को उसका डेड बॉडी रिकवर किया। तो इस प्रकार के बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर एनडीआरएफ काम करता है। और डिजास्टर के अलावा हम बात करें तो लोगों को अवेयर करने का काम करता है। उसमें आपके एनसीसी कैडेट्स होते हैं, एनएसएस के स्टूडेंट्स होते हैं। अभी एक वीक का प्रोग्राम हमने उज्जैन में किया, तो उज्जैन में भी वहाँ के ज़िले के जितने भी एनएसएस स्टूडेंट्स थे उन सभी को हमने अवेयरनेस का प्रोग्राम दिया, एनसीसी के स्टूडेंट्स को दिया। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अभी मैं चाहूँगा कि मेरी टीम के द्वारा आज के इस
कार्यक्रम में जो डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से आपको टिप्स बताए जाएंगे, विद्यार्थियों से आग्रह है कि उनको ध्यानपूर्वक सुने और सीखने का कोशिश करें। वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको ऐसा मौका मिलता है। कई बार आप देखते हैं कि आप विद्यालय में स्पोर्ट्स ही खेल रहे हैं तो आपको इंजरी हो जाता है, ब्लडिंग होता है। तो ब्लडिंग को कंट्रोल किस प्रकार से किया जाता है वो भी हमारी टीम आपको बताएगी। ब्लडिंग कंट्रोल के क्या तरीके हैं, क्योंकि ब्लड बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और आपने देखे होंगे कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स में ब्लडिंग अधिक होने की वजह से लोगों की कैजुअलिटी होती है। तो यदि आप स्पोर्ट्स पर हैं और आप ब्लडिंग कंट्रोल करने के बाद में आप उसको हॉस्पिटलाइज करवा देते हैं तो चांसेस होते हैं कि आप उसका जीवन बचा पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं। आप फ्लड, हालांकि आपका ज़िला फ्लड प्रोन नहीं है, लेकिन नेचर के आगे किसी का नहीं चलता है। यदि इस प्रकार की पॉसिबिलिटी कभी भविष्य में बनती है तो फ्लोटिंग डिवाइसेज आपको हमारी टीम के द्वारा बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप इम्प्रोवाइज्ड फ्लोटिंग डिवाइसेज बना सकते हैं और डिजास्टर के दौरान लोगों का जीवन बचा सकते हैं। क्योंकि रेस्क्यू फोर्सेज को आने में टाइम लगता है। आप मौके पर हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों का जीवन बचाएं। और फर्स्ट रेस्पॉन्डर आप ही होते हैं जो लोकल होते हैं। डिजास्टर रेस्क्यू फोर्सेस को आने में टाइम लगता है। हमारी बात करें, यदि इंसिडेंट में आपके डिस्ट्रिक्ट में आना होगा तो लगभग हमको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे भोपाल से यहाँ आने में। तो उस पीरियड में आप लोग अपना अहम रोल निभा सकते हैं यदि आपको जानकारी है तो मैं और अधिक समय ना लेते हुए अपनी टीम को आमंत्रित करता हूं कि आगे की कार्रवाई शुरू करें। मुकेश, थैंक यू। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी सर ने बताया था डिजास्टर के बारे में, और जो अभी बताया था सर ने कि फ्लडिंग कंट्रोल करना है तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होता है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। अगर आप कहीं खेल रहे हो या एक्सीडेंट हो गया आपका, तो आपका कर्तव्य होता है कि वीडियो नहीं बनाएं। मतलब उसकी ब्लड कंट्रोल करना है कि हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है नॉर्मली 6 से 8 लीटर। अगर एक्सेस ब्लड हो गया, बह गया, तो आदमी की डेथ हो सकती है। इसलिए सबसे हमारा जरूरी काम होता है कि मौके पे हम ही होते हैं, ना एम्बुलेंस होती है, ना डॉक्टर्स होते हैं और कुछ होते हैं। तो सबसे पहला कार्य होता है कि हम एम्बुलेंस को कॉल करें। तो एम्बुलेंस के लिए इमरजेंसी कॉल नंबर कौन सा है? 108। तो हमारा काम, जब भी हमें कोई ऐसा इंसिडेंट मिलता है तो सबसे पहले हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। उसके बाद उसका फर्स्ट एड करने की कोशिश करेंगे हम। तो फर्स्ट एड के लिए आपके पास कोई भी घरेलू चीज़ हो सकती है। अगर किसी को चोट लग जाती है तो उसका ब्लड कंट्रोल करने के 4 तरीके होते हैं। सबसे पहले तरीका होता है कि जब भी आपको चोट लगती है आप उस पर क्या करते हो? कहीं भी आपको चोट लगती है उसको आप दबाने की कोशिश करते हो, यही करते हो ना सभी। तो सबसे पहला तरीका होता है डायरेक्ट प्रेशर, क्योंकि जहाँ भी हमारी चोट लगती है उसको डायरेक्ट दबाने की कोशिश करते हैं ताकि उसमें ब्लड क्लॉट बन जाए और हमारा ब्लड कंट्रोल हो जाए। अगर ज़्यादा चोट लगी है और वो ब्लड कंट्रोल नहीं हो पाता है तो अब हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। ये जो फर्स्ट तरीका था इन्होंने डायरेक्ट प्रेशर किया, तो इसमें करना है कि हमारे पास गोज पीस होते हैं। तो आप कोई भी साफ रुमाल या कोई भी कपड़ा लेके जहाँ चोट लगी है उस पर डायरेक्ट प्रेशर देना है। इससे नहीं ब्लड कंट्रोल होता है। तो सेकंड तरीका होता है, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में। कोई बता सकता है कौन कौन से होते हैं? हमारी बॉडी में 5-6 प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जो हमारे यहाँ पे होते हैं, जो रेडियस अल्ना होती है, ये प्रेशर पॉइंट है। यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरीज होती है जो प्रेशर पॉइंट है। यहाँ कैरोटिड आर्टरीज है जो प्रेशर पॉइंट है। एक फेमोरल होती है, एक डोर्सिल प्लस होती है जो पैरों में होती है। तो जो प्रेशर पॉइंट होता है उसको हम प्रेस करेंगे, क्योंकि उसके माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। उस प्रेशर पॉइंट को हम प्रेस करेंगे तो उसका ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, हमारा ब्लड कंट्रोल हो जाएगा। तो दूसरा तरीका है कि जहाँ चोट लगी है, अगर हाथ या पैरों में चोट लगी है तब हमें प्रेशर पॉइंट अप्लाई करना है। अगर पेट में लगी है तो वहाँ पे आपके पास कोई प्रेशर पॉइंट नहीं है, हेड के लिए कोई प्रेशर पॉइंट नहीं है, तब प्रेशर पॉइंट अप्लाई कर। फिर भी अगर ब्लड फ्लो नहीं रुक रहा है तो तीसरा तरीका है कि हाथ या पैर में जब चोट लगी है तो उसको हार्ट लेवल से अप कर देना, थोड़ा ऊपर कर देना, क्योंकि हमारा हार्ट पंप करता है ना ब्लड को। कभी तो देखो कि सेंटेक्स की टंकी के अंदर पानी रहता है, पाइप नीचे लगा होता है उसके अंदर। तो अगर वो पाइप नीचे रखे उसमें फ्लो जितना पानी रहेगा उसमें नीचे बहता रहेगा। आप चाहे कुछ भी करो, उसको दबाने की कोशिश करो, फिर भी कुछ कुछ रिश्ता रहेगा उसमें पानी। जैसे आप उस पाइप को ऊपर कर दोगे सेंटेक्स की टंकी से, पानी का फ्लो रुक जाएगा ना। तो ये तीसरा तरीका होता है। एक रियर केस में हम चौथा तरीका अपनाते हैं, जो हम नहीं करते, जो हमारे नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं वो ही करते हैं या डॉक्टर्स करते हैं।
अगर हमारा हाथ इम्पुटेशन हो गया, मतलब कट गया हो, पैर कट गया हो, तब इन 3 तरीकों से आपका ब्लड कंट्रोल नहीं होगा। तब चौथा तरीका होता है कि टोर्निकेट करना। जहाँ कट गया, हमारा अंग कट गया है, उसके थोड़ी सी जगह पे बाद पहले वहां से बांधना है, उस चीज को टोर्निकेट करना है। कोई भी एक कपड़ा लेंगे और एक पेन या कोई भी लकड़ी का टुकड़ा लेंगे हार्ड वाला, और उसे नट लगा के इसको टोर्निकेट क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इसको इतना टाइट करेंगे कि ब्लड का फ्लो रुक जाए। इसमें क्या होता है कि हर 5 मिनट बाद इसको 2 सेकंड के लिए रिलीज करना होता है। जिसको पता नहीं होता है उसको टोर्निकेट करके बांध देंगे तो जो आगे के टिश्यूज होंगे वो डेथ कर जाएंगे, और आपका जो हाथ जहां से आपने टोर्निकेट किया है वहां से फिर आपको काटना पड़ेगा डॉक्टर्स को। इसलिए ये टोर्निकेट वगैरह रियर केस में ही किया जाता है। अभी बता सकते हो ब्लड कंट्रोल करने के 4 तरीके? पहला तरीका डायरेक्ट प्रेशर, अगर उससे भी नहीं रुक रहा तो प्रेशर पॉइंट, अगर उससे भी नहीं रुक रहा तो एलिवेशन, मतलब उसको अप करना, हार्ट लेवल से अप करना है। और चौथा तरीका जब इम्पुटेशन वगैरह हो जाता है तब उसको ओनली टोर्निकेट करना है। तो ये थे ब्लड कंट्रोल करने के कुछ तरीके। अगर हमारे हेड में चोट लग जाती है तब हम कौन सा तरीका अपनाएंगे? अगर इनके सर में चोट लग गई तो सबसे पहले तो हम जहाँ चोट लगी है घाव के चारों तरफ साफ करेंगे, किसी भी साफ कपड़े रुमाल से उसको चारों तरफ साफ करेंगे, हेयर रिमूव करेंगे और उसको साफ करेंगे। उसके बाद भोज पीस का टुकड़ा लेंगे, हम डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे प्रेशर पॉइंट अप्लाई नहीं करोगे ना आप, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर पॉइंट अप्लाई करोगे तो फिर आपकी मतलब ब्रेन को ब्लड वगैरह नहीं जा पाएगा और आप डेथ कर जाओगे वैसे भी। और सर की चोट सबसे सेंसिटिव होती है, हमेशा सर की चोट को बचाना है। बाकी कहीं चोट लग जाए आदमी सर्वाइव कर सकता है, अगर सर में चोट लग गई तो बहुत मुश्किल सर्वाइव कर पाता है। उस पर डायरेक्ट प्रेशर करना है। और एक जो ट्रेंगुलर बैंडेज जो 3 शेप में होती है, ये कोने में होती है, ये हमारे पास होते हैं कॉटन का कपड़ा होता है, या आपके पास घर में रुमाल वगैरह कुछ भी, कोई दुपट्टा वगैरह कुछ भी हो सकता है, उसको लेना है और इसको ड्रेसिंग कर देना है। इसको स्टेबल करने का तरीका अभी बता रहे हैं आपको। इसमें ध्यान रखना है कि उसको कान वगैरह उनको कवर नहीं करना है। जिसका एक सिरा तो उसको पीछे छोड़ देना है, और 2 सिरे जैसे आप सर पे रुमाल वगैरह का बांधते हो ना, उस तरीके से उसको बांधना है, एकदम टाइट करके बांधना है। और जो 2 सिरे उन्होंने आपने बांधे उनको मलते हुए रस्सी बना के आगे की तरफ लाना है, और उनके जो फोर हेड है उसके ऊपर बांधना है। यहाँ पे बांधने के बाद आपने जो पीछे एक सिरा छोड़ा था जो ट्रेंगुलर बैंडेज का, उस सिरे को लेना है, और जो 4 हेड पे आपने बांधे हैं इन दोनों सिरों को लेके बांध देना है। इसमें ध्यान रखना है कि जहाँ चोट लगी उसके ऊपर से नहीं बांधना है कभी भी। ये हम इसको मैं फर्स्ट एड दे रहे हैं, हम डॉक्टर्स हैं नहीं कि हमें उसको ड्रेसिंग बैंडेज करना आ रहा हो इसमें, तो हम उसको नॉर्मली उसका ब्लड कंट्रोल कर सकते हैं और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपको आती हैं, अगर नहीं आती हैं तो आप उसके ऊपर सर पे हाथ रख के लेके जाओगे हॉस्पिटल, कहीं दूर होगा तो उसका ब्लड बहता रहेगा और उसकी डेथ हो सकती है पेशेंट की। कर लोगे सब? अभी अगर खेलते हुए या कुछ सभी गेम्स वगैरह तो खेलते होंगे ना, तो कभी कंधे में चोट लग जाती है, कंधे में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, कंधा उतर, बोलते हैं कि साधारण भाषा में बोलते हैं कि उसको कंधा उतर गया है या शोल्डर डिसलोकेशन हो गया है। तो उस स्थिति में आपके पास क्या ट्रीटमेंट है उस चीज़ का, कोई बता सकता है? क्योंकि जब कंधा उतर जाता है या शोल्डर डिसलोकेशन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जब भी आप हल्का सा मूवमेंट करोगे, हिलोगे, आपको बहुत पेन होता है। तो उसमें तरीका है कि आप उसको स्टेबल कर दोगे वहीं पे, उसको मूवमेंट नहीं कराना है, और जब तक उसको हॉस्पिटल ले जाओगे उसके कंधे को मूवमेंट नहीं कराना है। तो वही ट्रेंगुलर बैंडेज लेंगे हम, उसको चिलिंग स्वाद से बांध देंगे। इसके एक सिरे पर नट लगाएंगे
और जो उसकी जो एल्बो कोनी है उसके ऊपर उसको फंसाएंगे और गर्दन के दोनों तरफ इसको बांध देंगे हम। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि उसके हाथ को मूवमेंट नहीं कराना है बिल्कुल भी। जहां वो अपना हाथ रख पा रहा है ना शोल्डर को, जहां उसको रिलीफ हो रहा है वहीं पे उसको रखना है। और जहां भी आप जो नट लगा रहे हो उसको बांध रहे हो वहां पे एक होज पीस या कोई भी रुमाल का टुकड़ा रखना है। डायरेक्ट उसके बॉडी के ऊपर उसकी नट नहीं लगानी है तेज। और इसमें ध्यान रखना है कि जो इसकी फिंगर्स है इसको कवर नहीं करना है, इनको बाहर छोड़ देना है मूवमेंट करने के लिए हल्की हल्की। अभी दूसरा कपड़ा लेंगे और उससे उसके शोल्डर को बांध देंगे। अब इसको बांधने के बाद इसका शोल्डर डिसलोकेशन हुआ ना, वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करेगा और इसकी इंजरी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर इसको ऐसे ही लेके हॉस्पिटल जाओगे, जब ये गाड़ी में जाएगा, कहीं भी जाएगा, एम्बुलेंस में जाएगा, तो जैसे वो हिलती रहेगी इसका हाथ मूवमेंट करता रहेगा, उसको पेन होता रहेगा। अभी इसको रिलीफ रहेगा और आगे फर्दर ट्रीटमेंट इसमें मतलब इसको बहुत सहायता मिल जाएगी, क्योंकि इंजरी इसकी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। जिस लेवल पे उसकी इंजरी बढ़ी है वहीं पे रुक जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। अभी आपने देखा होगा कि कई बार हम खेलते रहते हैं तो हमारी छोटे बच्चे वगैरह होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, तो उनकी आंख में चोट लग जाती है। कहीं कोई छोटा सरिया वगैरह हो तो उसकी आंख में चला जाता है और उसके आई बॉल्स बाहर आ जाते हैं। तब उस स्थिति में आपको क्या करना है, उसके आई बॉल्स को उठा के अंदर डाल देना वापस। क्या करोगे? नहीं करोगे ना। सबसे पहले इसमें करना है कि उसकी जो सही आंख है उसको कवर करना है सबसे पहले, क्योंकि हमारी दोनों आंख एक साथ मूवमेंट करती है ना। किसी की एक आंख मूवमेंट करती है कभी कि मेरी एक आंख मूवमेंट करती है, एक आंख मूवमेंट करना बंद कर देगी। तो इसमें होता है कि जब उसकी जिस आंख में चोट लगी है उस आंख को छोड़ के जो सही आंख है उसको सबसे पहले कवर करेंगे। अगर उसको कवर करोगे तो वो मूवमेंट नहीं करेगी, जिस आंख में चोट लगी उसकी इंजरी आगे नहीं बढ़ेगी। उसके बाद आपके पास जो चाय पीने के लिए पेपर कप्स होते हैं वो तो नॉर्मली सबके पास मिल ही जाते हैं, तो पेपर कप्स लेना है और इसमें कॉटन या कोई कप उसका रुई लेना है और उसको उसके अंदर भिगो के पानी में एकदम नीचो के अच्छे से मॉइस्चराइज करके उसके अंदर डाल देना, ताकि उसकी आंख की नमी बनी रहे। और पेपर कप को लेके तो उसकी आई बॉल्स बाहर आ गई हैं उससे उसको कवर करना, उसको अंदर डालने की कोशिश नहीं करनी है। और बैंडेज के माध्यम से इसको कवर कर देना है, बांध देना है। और पेशेंट से बात करते रहना, उसको डराना नहीं है कि बस अब तो गए, आप तो अंधे हो गए, एक आंख के हो गए। मतलब उसको रखना है, ध्यान रखना है कि अभी कोई नहीं, अब आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, आप ठीक हो जाओगे। अगर आप इसको कवर करके नहीं ले जाओगे ना तो मतलब श्योर है कि उसकी एक आंख चली ही जाएगी। अगर उसको कवर कर दिया आपने टाइम से, उस पर कीटाणु जम्स वगैरह नहीं लगने दिए और स्टेबल करके अच्छे से ले गए, तो उसकी आंख का ऑपरेशन होकर वापस सेफ हो सकती हो। अगर ये चीज आपको पता होगी तभी करोगे, नहीं तो आप उसकी आंखें ऐसे लटकी हुई बाहर जाएगी और उसका ब्लड बहता रहेगा और आप चले जाओगे। इससे ब्लड कंट्रोल पे हो जाएगा उसका जो आंख से निकल रहा होगा और इसकी आंख भी सेफ बच जाएगी। कर लोगे सब? और इसको बांधने का तरीका, जो पेपर कप है उसके फिगर ऑफ 8 में एक बार उसको बैंडेज इधर से लेके जाना है, दूसरी बार इस तरफ से लेके जाना है। अगर आप एक ही तरफ बांधते रहोगे ना तो वो पेपर वो कप है ना वो स्टेबल नहीं होगा, मूवमेंट करता रहेगा। हाथ मत लगाओ, नहीं गिरेगा, कुछ भी नहीं होगा। को कुछ नहीं हुआ तो सही है।
कर लोगे ना कवर? हो जाएगा सबसे? आया समझ में किसी को कुछ? अभी कोई भी एक आगे इसको टच करके देख सकता है जो पेपर कप है वो मूवमेंट कर रहा है नहीं कर रहा, स्टेबल हुआ है नहीं हुआ। एनीवन, कोई भी छात्र? स्टेबल हुआ है ना? ठीक। अभी ये थी कुछ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज जिनमें अगर चोट लग जाती है तो ब्लड कंट्रोल कैसे करना है, आई बॉल्स बाहर आती है, हेड इंजरी हो जाती है तो कैसे ब्लड कंट्रोल करना है और उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेजना है। अब आगे बताएंगी, आपने FBAO का नाम सुना है किसी ने कभी भी? FBAO इसका मतलब होता है फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अगर आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, रुक जाता है, रुकावट आ जाती है तो उसको कैसे क्लियर करना है। जब बच्चे टॉयज वगैरह से खेलते रहते हैं या कोई सिक्के वगैरह उसके मुंह में लेते हैं, वो निकल जाती है और उसके श्वास नली बंद हो जाती है। हमारी एक श्वास नली होती है, एक आहार नली होती है। तो जो श्वास नली और आहार नली होती है, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो जो खाना या कोई टॉयज वगैरह होते हैं जो हमारी श्वास नली में चला जाता है और अवरुद्ध हो जाती है, तो हम बहुत जोर जोर से खांसने की कोशिश करते हैं, वो फिर भी बाहर नहीं आता है। तो उस चीज को कैसे निकालना है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कुछ करते होंगे, किसी के गले में कुछ फंस जाता है तो क्या करते हो सबसे पहले? नॉर्मली घर में कुछ मम्मी भी करती है, जब भी फंस जाता है, खाना फंस जाता है, क्या करते हैं? पीठ पे मारते हैं ना। तो सबसे पहले उस पेशेंट के पास जाना है और उसकी पीठ पे जो पेशेंट के गला वो ऑब्स्ट्रक्शन होगा ना, वो हमेशा अपना गला पकड़े हुए किसी पोजीशन में मिलेगा, झुकी पोजीशन में मिलेगा और जोर जोर से खांसता हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले उसकी पीठ पे जाके जोर से थप्पी मारनी है कि भाई साहब आप ठीक हो, आप ठीक हो, आप ठीक हो। अगर वो हाँ में इशारा करेगा, कुछ करेगा, तो उसको बोलना है कि ट्राई टू कप, मतलब जोर से खांसने की कोशिश करो। अगर वो जोर से खांसने की कोशिश करता है तो वो चीज़ थोड़ी बाहर निकल सकती है। अगर नहीं निकलती है तो उसके पैरों के बीच में अपने एक राइट पैर देना है और उसके दोनों हाथों को झटके के साथ छुड़ाना है, क्योंकि वो छोड़ने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि उसको पेन हो रहा है, उसको पता नहीं ना, और उसको झटके से छुड़ाने की कोशिश करना है। और इसके दोनों हाथों से जो इसकी नाभि और जहाँ पे इसकी दोनों जो रिब्स है, जहाँ पे जाइफाई प्रोसेस होता है, जहाँ दोनों हमारी जो रिब्स मिल रही हैं, वहाँ से और जो नाभि से जो अपना सपोर्टिंग हैंड है उसको लेके आना है और जो बीच में जो पॉइंट करना है, और जो अपना राइट हैंड है ना उसकी 4 उंगली बाहर से और अंगूठा अंदर से करना है, और जहाँ पे आपने पॉइंट किया उसको वहाँ पे रखना है, और जो हाथ जो अपने सपोर्टिंग हैंड है उससे उसको कवर करना है, और उसको 5 टाइम चेस्ट एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है, नीचे से अब ऊपर करना है। तो 98% जो चीज़ उसके गले में अवरुद्ध होगी ना वो बाहर निकल जाएगी। अभी इसने कुछ खा पी रखा होगा, अभी इसके एक बार भी कर देगा ना, इसकी मूव मीटिंग हो जाएगी। और अगर 2% वो चीज़ नहीं निकल पाती है तो उसको वो पेशेंट बेहोश हो जाता है। तो बेहोश हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं उसको छोड़ देना है और उसको गिर जाने देना, उसको चोट लग जाए, उसको अपने ऊपर लेना है और संभालते उसको नीचे लेटाना है। और उसका फेस है ना दाईं या बाईं तरफ कर देना, क्योंकि जब आप उसकी चेस्ट को कंप्रेस करोगे ना 5 टाइम, तो जो चीज़ अगर बाहर निकलती है उसका अगर फेस सीधा रहेगा तो वो निकलेगी उसके मुंह में रह जाएगी वापस, और वापस वो फंस सकती है। इसलिए उसको दाएं या बाईं तरफ कर दोगे। उसके बाद उसको 5 टाइम चेस्ट थ्रस्ट देना है। दोगे कहाँ चेस्ट थ्रस्ट? कहीं भी छाती को नहीं दबाना है, जो इसकी स्टेर्नम होती है वहीं पे, जो इसकी इसमें दिखा रहे हैं जो डमी है, तो अपनी दोनों रिब्स वगैरह उसको टटोलते हुए जाना है, जहां दोनों मिल रही है, जहाँ पे अपना जाइफा प्रोसेस है वहाँ पे अपनी राइट हैंड की फिंगर पॉइंट करनी है। उसके बाद जो अपना सपोर्टिंग हैंड है उसके आगे अपनी 2 उंगल रखनी है। अब जो आपने फिंगर पॉइंट किया था उसको कर लेना है, और उससे आगे अपना पूरा हाथ नहीं रखना है, उसकी छाती के बीच जो स्टैंडम है अपनी, वहाँ पे ये अपने ये वाली हथेली रखनी है यहाँ से पूरा, और इसको थोड़ा अप रखना है, और जो सपोर्टिंग हैंड है उसे उसको कवर करना है, और पेशेंट के दाहिनी तरफ ही बैठना है।
अगर आप बाईं तरफ बैठोगे तो क्या होगा, कोई बता सकता है? दाहिनी तरफ क्यों बैठेंगे? अपना हार्ट कहाँ होता है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड नहीं होता, अपनी हार्ट होता है स्टेर्नम के बीचों बीच होता है, स्टेर्नम के नीचे होता है, लेकिन हल्का सा लेफ्ट में झुका होता है। अगर आप उसके लेफ्ट साइड बैठ जाओगे तो उसके हार्ट को कंप्रेस नहीं कर पाओगे, इसलिए उसके राइट साइड बैठोगे ना तभी उसको थोड़ा कंप्रेस कर पाओगे आप। और इसको 5 इसके ऊपर पूरा सवार हो जाना है और इसको 5 टाइम चेस्ट थ्रस्ट देना है। अब कितना देना है कोई बता सकता है? कितनी जोर से दबाना है? अगर ये एडल्ट है तो इसके मतलब जो चेस्ट है उसका 1/3 मतलब 5 से 6 सेंटीमीटर उसको कंप्रेस करना है। अगर उसको सही स्टेर्नम के बीचों बीच आप कंप्रेस करोगे तो वो कंप्रेस हो पाएगा, बहुत जोर भी लगेगा आपको कंप्रेस करने में। अगर आपने उसको दाएं बाएं कहीं भी कंप्रेस किया तो उसकी रिब्स वगैरह है वो टूट क्रैक हो सकती है, टूट सकती हैं, और अगर रिब्स टूट गई तो आपके लंग्स को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए इसको केयरफुली देना है। और अगर ये बच्चा है 1 से 9 ईयर तक का तो उसके जो चेस्ट को कंप्रेस करना है 3 से 4 सेंटीमीटर तक कंप्रेस करना है। और अगर बिल्कुल ही छोटा बच्चा है 0 से 1 ईयर का इन्फेंट शिशु है तो उसकी अपनी 2 फिंगर्स है ना उससे कंप्रेस करना है, उस पर पूरा हाथ कभी भी नहीं लगाना है, क्योंकि उसके बहुत नाजुक होते हैं अंग वगैरह सब कुछ छोटे बच्चे के। इस प्रकार से उसको 5 टाइम चेस्ट कंप्रेस करेंगे तो उसकी जो 100% एवरेज ऑब्स्ट्रक्शन है ना 100% क्लियर हो जाएगा। ऐसे मात्र 5 टाइम देना है। कर लोगे सब? इसी कड़ी में आपको आगे बताता हूं मैं सीपीआर। अभी सर ने बता रहा था, सभी लोग बता रहे थे। अभी कल के आपने ग्वालियर की न्यूज भी सुनी होगी, एक लेडी इंस्पेक्टर थी तो उन्होंने जो एक रिटायर कर्मचारी थे जो वो ड्यूटी पे थी तो उस दौरान उनको हार्ट अटैक आ गया था, तो उन्होंने उनको सीपीआर देके उनकी लाइफ सेविंग की है और वो भी ठीक है बिल्कुल, उनको हॉस्पिटल डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। अगर आप सीपीआर उनको देना तो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में सीपीआर देना सीखा था, बेसिक ट्रेनिंग होती है उसमें फर्स्ट एड और सीपीआर के बारे में बताया जाता है, तो उन्होंने उसको सही जगह इफेक्टिव टाइम है। सीपीआर का टाइम होता है कि हमारा अगर 8 से 10 मिनट के बीच में आपने किसी को हार्ट अटैक आ गया कुछ आ गया और आपने उसको उस बीच अगर सीपीआर दे दिया उसको गोल्डन टाइम माना जाता है, तो उसकी आदमी की लाइफ सेविंग 99% आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने सीपीआर दिया तो मतलब उसके चांसेस कम होते रहते हैं। डेथ 2 प्रकार की होती है, किसी को पता है कौन कौन सी? क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ। तो जब क्लिनिकल डेथ में आदमी जाता है, हार्ट स्ट्रोक आता है, कुछ भी आता है, पानी में डूब जाता है, उसको बाहर निकालते हैं, तो उसमें 6 से 8 मिनट का टाइम होता है। 6 से 8 मिनट में आपने अगर उसको सर्वाइव कर दिया, उसको सीपीआर दे दिया, तो उसकी लाइफ तो 100 की 100% जी सकती है। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे आदमी की ब्रेन सेल्स डैमेज होने लगती हैं। जब वो मरना शुरू हो जाती हैं तो फिर उसको सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए 10 मिनट के भीतर अगर आपने उसको इफेक्टिव सीपीआर दे दिया, 1 मिनट के अंदर होता है कि सीपीआर मतलब 100 से 120 बार आपके उसको हार्ट को कंप्रेस करना होता है। तो सबसे पहले आप सीपीआर दोगे किसको? किसी को भी हार्ट अटैक आ गया तो जाते उसको सीपीआर देना अप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले उसकी पल्स चेक करनी है। जब उसकी जो मैंने प्रेशर पॉइंट्स बताए थे, जो अपनी रेडियस करना है, जो फीवर वगैरह डॉक्टर पल्स चेक करता है ना यहाँ से, अगर ये बंद हो सकती है, हार्ट अटैक आ जाए, कुछ वजह पानी में डूबा हो, कहीं भी इंसिडेंट हो जाए, आदमी बेहोश पड़ा रहे हो, आप जाके उसको सीपीआर देना अप्लाई कर दो, तो सबसे पहले उसकी जो कैरोटिड पल्स है ना, इसको चेक करना है। अगर ये बंद है, ये नहीं चल रही है, आप अपना सबका सब फील करके देखो, दोनों तरफ होगी, यहाँ पे दोनों तरफ पता चल रहा है सभी को। अगर ये फील हो रही है तो उसको सीपीआर नहीं देना है, अगर ये फील नहीं हो रही है तभी उसको सीपीआर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले उसकी पल्स चेक करनी है, जो कैरोटिड पल्स है उसकी चेक करोगे, उसके बाद ही उसको सीपीआर अप्लाई करोगे। और सीपीआर अप्लाई करने के लिए आप किसी उसको बेड के ऊपर, गद्दे के ऊपर कहीं भी लेके नहीं जाओगे। सीपीआर अप्लाई करोगे तब उसको पेशेंट को हार्ड सरफेस पे नीचे लेटाओगे और ऊपर खापड़ जगह नहीं होता, कंकर पत्थर नहीं होते। अगर आप उसको कंप्रेस करोगे तो उसको और इंजरी बढ़ सकती है, चोट लग सकती है। अगर आपने उसको कहीं गद्दे वद्दे पे लेटा दिया, चारपाई पे लेटाया और उसको नीचे हार्ड सरफेस नहीं है, तो आप उसको जब कंप्रेस करे हो ना, आपको 5 से 6 सेंटीमीटर कंप्रेस करना पड़ रहा है, तो उसके साथ जो गद्दा वगैरह है वो भी कंप्रेस होगा, तो वो इफेक्टिव कंप्रेस नहीं कर पाओगे। आप 2 से 3 सेंटीमीटर उसकी चेस्ट को कंप्रेस कर पाओगे। इसलिए उसको हार्ड सरफेस पे लेटाना है
और उसने ज्वेलरी वगैरह कुछ पहन रखी, उसको रिमूव करना है। अगर आपने उसके ऊपर हाथ रख दिया, वो अंदर चुभ गई तो और वो इंजर्ड हो सकता है। उसके कपड़े वगैरह वहां से रिमूव करने हैं, ज्वेलरी हटानी है। उसके बाद जहां आपने फिगर किया था, अभी बताया था कि कहाँ CPR देना है स्टेनम के ऊपर, वहीं पेशेंट के राइट साइड में हमेशा बैठना है, नजदीक से दोनों घुटने सटा के, और दो उसकी दोनों रिब्स है उसको टटोलते हुए जो उसका जाइफाई अप्रोच है वहां पे फिंगर पॉइंट करना है। उसके बाद सपोर्टिंग हैंड की 2 फिंगर उसके आगे रखनी है। जो अपने फिंगर पॉइंट किया तो उस हाथ को उठाना है जो राइट हैंड है, और उसके हथेली को उसके ऊपर स्टेनम के ऊपर रखना है, और हाथ को आगे से जो फिंगर्स हैं उनको अप रखना है, और जो सपोर्टिंग हैंड है उससे उसको कवर करना है, और पेशेंट के ऊपर पूरा सवार हो जाना है। जो अपनी कोहनी है उनके बीच में खम नहीं होना चाहिए, और एक रिदम से उसको देना है। ऐसे नहीं कि आपने एक बार पंप किया छोड़ दिया, एक बार पंप किया एक छोड़ दिया, क्योंकि हमारा किसी का हार्ट ऐसे करता है कि रुक रुक के पंप करता हो, नहीं करता ना। 1 मिनट में कितनी बार पंप करता है? लगभग कितना? बहुत जोर से बोलो। 72, मतलब 60 से 80 के बीच में करता है, तो 72 ही फिगर उसमें आ ही जाता है। तो इसको हमारा काम होता है, इसके 5 सर्कल देने होते हैं। एक सर्कल में हम 30 तक कंप्रेस करेंगे, और जो हमारे पास दूसरा एक और अगर कोई हमारे पास बंदा है तो वो उसको रेस्क्यू ब्रीथ देगा। ये 30 टाइम उसको कंप्रेस करेगा, और जो दूसरा बंदा है वो उसको 2 टाइम जोर से रेस्क्यू 2 से 3 सेंटीमीटर तक फूंक मारेगा उसके मुंह में, माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीथ देगा। तो कभी भी किसी पेशेंट को ओपनली माउथ टू माउथ ब्रीथ नहीं देना, क्योंकि आपको पता नहीं ना उसको किस चीज़ की बीमारी, श्वास की बीमारी, टीबी वगैरह कुछ भी हो सकती है, आप भी उससे ग्रसित हो सकते हो। इसलिए आपके पास रूमाल वगैरह होगा। हमारे पास होता है पॉकेट मास्क, जो CPR मास्क बोलते हैं उससे, इसके माध्यम से उसको माउथ टू माउथ ब्रीथ देते हैं। इसमें होता है कि वन वे वॉल्व लगा होता है। जब इसमें फूंक मारेंगे ना तो पेशेंट को जितनी चाहिएगी वो उससे ले लेगा, बाकी रिलीज हो जाएगी। एक होता है ये वेरियर डिवाइस बोलते हैं उसको, इसके माध्यम से भी देते हैं। तो इसको रखना उसके माउथ के ऊपर, उसको नाक को पिंच करना है, और उसको चिन को टिल्ट करना है, और माउथ को खोल के उसको जोर से फूंक मारनी है 2 से 3 सेंटीमीटर तक, और फिर से दोबारा सांस बनना है, फिर फूंक मारनी है, और उसकी पल्स चेक करते रहना है। अगर सिंगल रेस्क्यू अकेले आप हो तब आप उसको 30 टाइम देना है, फिर उसको 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। अगर आपके पास 2 हैं तो मतलब आप उसको जल्दी जल्दी कर पाओगे, अगर सिंगल है उसको टाइम लगेगा। तो उसको काउंट करने का तरीका है कि 30 टाइम कंप्रेस करेंगे, अभी देके बताएंगे। इसको नाक को पंच करना है और उसको 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देना है। और इसकी पल्स चेक करते रहना है। जैसे इसकी पल्स आपको फील होना शुरू होती है तो पेशेंट को या तो ऑक्सीजन अप्लाई कर, उसको खुले स्थान पे, हमेशा जब भी आप CPR देते हो ना, उसको बंद कमरे में कहीं भी CPR नहीं देना, उसको बाहर खुले एरिया में लेके आना है, क्योंकि खुले वातावरण में लगाएंगे तो उसको ऑक्सीजन वगैरह अच्छे से मिल जाएगी। और जब तक उसकी पल्स नहीं आती है तो जो रेस्क्यू तो उसको CPR देना, उसका काम है कंटिन्यू उसको CPR देते रहना। कम से कम 5 सर्कल तो उसको करने ही करने हैं 1 से 2 मिनट में। जैसे उसकी पल्स आती है तो पेशेंट को करवट लेके लेटा देना है, हमेशा उसको सीधा नहीं रखना है। कभी कभी देखा होगा ना आपको, जब सांस में थोड़ी सी तकलीफ होती है, किसी को सांस उठता है वगैरह सर्दियों में, तो वो आदमी सीधा सोता है, उसको सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है। आप कभी ज़्यादा खा लेते हो तब भी आप सीधे सो के सांस नहीं ले पाते हो, तब आप करवट लेके सोते हो। तो आप जब रिकवरी पोजीशन में आ जाते हो, करवट लेके सोते हैं ना, रिलैक्स पोजीशन में, तब आपको थोड़ा सांस अच्छा आ जाता है। दे लोगे सभी CPR? अभी कोई अप्लाई करना चाहेगा, आगे ट्राई करना चाहेगा? गर्ल्स, 2 गर्ल्स आ जाओ, 2 बॉयज आ जाओ, फिर 2 गर्ल्स आ जाओ। सबसे पहले आपको इसकी रिब्स, पहले तो ये देखना है कि सीधा रिब्स नहीं देखना है। पहले मैंने बताया था कि इसका पल्स चेक करनी है, ऐसे उसको CPR अप्लाई नहीं करना है।
एक हाथ से इतना छोटा नहीं होता कोई भी। अभी छोटा बच्चा होगा जिसको आप एक हाथ से उसकी दोनों रिब्स को देख सकते हो, जब बड़ा होगा उसके दोनों हाथ से आप रिब्स को देखनी पड़ेंगी, एक हाथ से उसकी रिब्स को नहीं टटोल सकते आप। दोनों कोहनियों के बीच में खंभ नहीं होती, एकदम सीधी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोहनियों के बीच में खंभ होगा ना तो आप उसको कंप्रेस नहीं कर पाओगे, आपकी कोहनी बीच में खंभ होती रहेंगे। हाथ उठाना नहीं है। और 30 तक मन में काउंट करना है, जरूर नहीं कि आप जोर से काउंट करो। टू टाइम्स। ये एडल्ट और बच्चा है ना, उसको 30 देंगे और 2 टाइम रेस्क्यू प्री देंगे। अगर छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, शिशु है, तो उसको 2 फिंगर से देना है और 15 टाइम ही देना है, और 2 रेस्क्यू प्री देना है। उसको जोर से नहीं देना, उसको धीरे से पाम देना है, हल्के से, क्योंकि अगर आपको जोर से उसको फूंक मार दो, उसकी लंग्स वगैरह में हवा भर दोगे, वो वैसे ही मर जाएगा अगर आपने जोर से फूंक मार दी तो। इसलिए मतलब छोटा बच्चा होता है ना इन्फेंट, उसको धीरे धीरे हल्के हल्के देना है। कभी आप छोटा बच्चा हो ना, उसके मुंह पे हल्के से फूंक मार के देखना वो कैसे करता है, उसको श्वास आने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है, देखा होगा ना। इनके लिए जोरदार क्लैपिंग एक बार। स्टूडेंट आ जाओ कोई भी, बॉयज।